बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेंजीन की डिस्कवरी को देखेंगे कि बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ, फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कैसे डिटरमाइन किया गया, और फिर आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इसके लिए प्रपोज किए गए और फिर वही स्ट्रक्चर रिजेक्ट हुए, क्या रीजन थी, और फिर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर आपके पास किसने प्रपोज किया और सबसे ज्यादा सूटेबल स्ट्रक्चर कौन सा था, इसको हमने देखना है। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने। बेंजीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? माइकल फेराडे ने। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे in 1825 from vegetable oil. तो सबसे पहले बेंजीन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो आपके पास माइकल फेराडे है, जिसने वेजिटेबल ऑयल से बेंजीन को आइसोलेट किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1825 में इसने डिस्कवर किया था बेंजीन को। इसके बाद आपके पास दूसरा साइंटिस्ट था जो आपके पास इन 1834 में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम है ईल हर्ड मिस चार्लिस इसका नाम है, जिसने बेंजीन को आइसोलेट किया। किससे आइसोलेट किया? बेंजाइन गम से। ठीक है ना, जिसने क्या किया? बेंजीन को आइसोलेट किया। मतलब हु डिस्कवर्ड आर आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम बेंजाइन गम। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो इसके बाद बेंजीन का नाम भी यही से पड़ा था। ठीक है ना, आपके पास ईल हर्ड 1834 में इसने बेंजीन को डिस्कवर किया, आइसोलेट किया। किससे? बेंजाइन गम से। अभी बेंजाइन गम आपके पास क्या है? एक एरोमेटिक रेजन है। बेंजाइन गम आपके पास क्या है? एक एरोमेटिक रेजन है, जिसकी सब्लिमेशन से इसने इससे बेंजोइक एसिड हासिल किया और बेंजोइक एसिड की डिस्टिलेशन से इसने क्या बनाया? बेंजीन बनाया। कैसे? अब हम इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो 1834 में ये जो साइंटिस्ट है ईल हर्ड, इसने कैसे डिस्कवर किया बेंजीन को? इसने बेंजाइन गम की सब्लिमेशन की। ठीक है ना, बेंजाइन गम। ठीक है ना, तो बेंजाइन गम आपके पास क्या था? एक एरोमेटिक रेजन था जो हम किसी स्पेशल ट्री वगैरह से हासिल करते हैं। इसने इस बेंजाइन गम की सब्लिमेशन की। क्या की? सब्लिमेशन। इसकी सब्लिमेशन से इसको क्या मिला? बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या मिला? बेंजोइक एसिड है आपके पास। अभी बेंजोइक एसिड भी आपके पास क्या है? एसिडिक मटेरियल है। ठीक है ना, ये भी आपके पास क्या है? एसिडिक मटेरियल है। अब ये जो आपके पास बेंजोइक एसिड बना है, जो कि आपके पास एसिडिक मटेरियल है, इसको फर्दर क्या किया? इसकी डिस्टिलेशन की गई। ठीक है ना, इसकी डिस्टिलेशन की गई और इससे आपको क्या मिला? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही क्या नाम दिया गया? बेंजीन का नाम दिया गया। ठीक है ना,
बेंजीन ZIN से भी लिखते थे, बेंजोल भी कहते थे, लेकिन एट द एंड इसको हम बेंजीन बोलते हैं, ZENE से लिखते हैं। तो मतलब आपके पास जो बेंजाइन गम है, जो आपके पास 1834 में ईलहर्ट ने बेंजाइन गम को, जो कि आपके पास एरोमेटिक रेजन है या गम है, इसकी सब्लिमेशन की, और सब्लिमेशन से इसको क्या मिला, बेंजोइक एसिड मिला। अब बेंजोइक एसिड का फार्मूला अगर आप लोग देखें तो ये बेंजीन रिंग है और आपके पास इसके साथ ये है OH ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इस बेंजोइक एसिड को इन्होंने क्या किया, डिस्टिलेशन की, इसकी क्या की, डिस्टिलेशन, मतलब इसको हीट किया और फिर कंडेंस किया, उससे आपको क्या मिला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिला। और वो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको क्या नाम दिया गया, बेंजीन का नाम दिया गया। क्योंकि बेंजाइन गम से बेंजोइक एसिड मिला था और बेंजोइक एसिड की डिस्टिलेशन की थी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो फिर आपके पास इसकी डिस्टिलेशन की रिजल्ट में बेंजोइक एसिड से आपको क्या मिला है, बेंजीन मिला है। इस रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड का क्या नाम रखा गया, बेंजीन रखा गया। तो आपके पास जो वर्ड बेंजीन है वो आपके पास बेसिकली बेंजाइन गम से डिराइव्ड है। तो करते करते जब बेंजोइक एसिड तक हम पहुंचे, तो बेंजोइक एसिड की डिस्टिलेशन से हम क्या करते हैं, बेंजीन को अचीव करते हैं। तो इस वजह से इस बेंजोइक एसिड की रिस्पेक्ट में हमने इसको क्या नाम दिया था, बेंजीन का नाम दिया, ठीक है, या उस बंदे ने इसको बेंजीन का नाम दिया। फिर आपके पास एक और साइंटिस्ट था जिसने in 1845, जिसको हम हाफमैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाफमैन ने क्या किया, कोल टार से इसको आइसोलेट किया, ठीक है ना, कोल टार से बेंजीन को आइसोलेट किया। तो इस तरह से आपके पास ये मुख्तलिफ डेट पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने बेंजीन को डिफरेंट कंपाउंड से आइसोलेट किया। और स्पेशली आपके पास जो बेंजाइन गम है, इससे बेंजोइक एसिड मिला और बेंजोइक एसिड से फिर बेंजीन मिला, और इस रिस्पेक्ट में इसको क्या नाम दिया गया, बेंजीन का नाम दिया गया। अब हम इसको एरोमेटिक बोलते हैं ना, बेंजीन को। अब एरोमेटिक हम क्यों बोलते थे, आपके पास एरोमेटिक या एरोमा बोला जाता है, आपके पास स्वीट स्मेल को कहा जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड शुरू में डिस्कवर हुआ था, इसकी स्वीट स्मेल की वजह से इसको एरोमेटिक कहा गया था। आजकल हम हर उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी फ्रेग्रेंट स्मेल हो, लेकिन जो हकल रूल को फॉलो करता है या जिसकी कुछ कंडीशंस हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, उसको अगर वो सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। अदरवाइज उसका फ्रेग्रेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि शुरू में इस एरोमेटिक की वजह से, ये फ्रेग्रेंस की वजह से ये बात चली थी, तो तब इसको एरोमेटिक भी कहा जाता था। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाई बेंजीन डिस्कवर तो हो गया, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन किया गया और उस फिर मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन किया गया, इस बात को हमने देखना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास जब बेंजीन डिस्कवर हुआ और बेंजीन की डिस्कवरी के बाद वेपर डेंसिटी मेथड से इसकी मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना। अब बेंजीन तो डिस्कवर हो चुका है, डिस्कवरी के बाद आपके पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी मेथड, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू जो आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है, डिटरमाइंड, वेपर डेंसिटी मेथड को यूज करते हुए बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन किया गया। अब ये वेपर डेंसिटी मेथड क्या है आपके पास, इससे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं बच्चों। आपके पास वेपर डेंसिटी मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी गैस का डेंसिटी लेते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय आपके पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, या सिंपली इसको हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आपके पास 2, चूंकि हाइड्रोजन का मास 2 होता है। तो बेंजीन का इसी तरीके से फाइंड किया गया, और जब फाइंड किया गया तो बेंजीन का जो मोलर मास था या जो मॉलिक्यूलर मास था, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास 78.108 आया, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास आया। अब जब ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो अब हमारे पास एक और फार्मूला है जिसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के बाद एम्पेरिकल फार्मूला इसका डिटरमाइन किया गया, जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल रेशियो के बारे में बताता है, और एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताता है।
तो अब ये जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन किया गया, एम्पेरिकल फार्मूला वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंबस्शन एनालिसिस, ठीक है ना। अब एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया गया कंबस्शन एनालिसिस में, कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू। ये आपके पास ओल्ड टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं और फिर उसी को यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करते हैं। तो बहरहाल हम इस बात को हम लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करता। पर एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया गया किससे, कंबस्शन एनालिसिस से, ठीक है ना। और आपके पास जो एम्पेरिकल फार्मूला इसका आया वो क्या था, आपके पास CH इसका एम्पेरिकल फार्मूला था, ठीक है ना। उसके बाद और एलिमेंटल एनालिसिस किए गए या एलिमेंटल टेस्ट किए गए, जिसमें आपके पास सिर्फ ये डिटरमाइन किया गया कि भाई सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के लिए टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बाकी सारे टेस्ट आपके पास क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। इसका मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, क्योंकि सिर्फ इसके लिए टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। अब ये देखें 1:1 है ना, तो हमें इससे सिंपलीफाई तो नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। और जो हमें सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन किया गया। अब हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया है जो कि आपके पास CH है। अब हमें पता है कि जो आपके पास कार्बन है इसका मास 12 है, और इसी तरह से जो आपके पास हाइड्रोजन है इसका मास क्या होता है, आपके पास 1 होता है। तो अगर हम इसका निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो 12 + 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है या एम्पेरिकल फार्मूला मास है वो क्या है, आपके पास 13 है। वो क्या है, 13 है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, n की वैल्यू हमें निकालनी होती है, जो कि आपके पास क्या है। अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ये रेशियो होता है किसका, मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड बाय आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो अभी हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का क्या है, 78.108, 78.108 इसका मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अभी हमने फाइंड किया था एक कार्बन आपके पास क्या है 12 प्लस साथ में एक हाइड्रोजन है, तो 12 + 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। तो इसका मतलब जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है वो इसका 13 है। तो अगर आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगी, 6 के बराबर आएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। अभी n की वैल्यू क्या चीज है, हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों ये हम यूज करते हैं आगे इसमें कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है mf का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये बराबर होता है आपके पास n/2 एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास n क्या है, तो n बेसिकली आपके पास रेशियो है मॉलिक्यूलर मास का और एम्पेरिकल फार्मूला मास का। तो इन दोनों को जब हम निकालते हैं इस रेशियो को, तो आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 है और आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला CH आया जो कि आपके पास 13 है। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर n की वैल्यू 6 आ रहा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, तो n हमारे पास क्या है, 6 आया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या आया था, CH, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, CH करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आपके पास C6 हो जाएगा। इसी तरह से 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। इस तरह से हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन किया। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसकी डिस्कवरी की बात की, और डिस्कवरी के बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू, जिसमें हम डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकल आता है वेपर डेंसिटी मेथड के थ्रू। अब उस मॉलिक्यूलर मास को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, n की वैल्यू। तो n आपके पास मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास का रेशियो है, जिसकी वैल्यू बेंजीन की केस में हमारे पास 6 आ गई। अब इस वैल्यू को हमने CH एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि n/2 एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास C6H6 बन गया। अब इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एक्चुअल रेशियो के बारे में बताता है, टोटल एटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं उसके बारे में बताता है। तो ऐसे फार्मूले को हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। सिंपलेस्ट 1:1 है, जबकि एक्चुअल आपके पास 6:6 है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो इस तरह से हमने बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटरमाइन कर दिया। अब जब हमें
मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता चल जाए तो बच्चों केमिस्ट्री के अंदर हम फार्मूले से हम उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला को यूज करते हुए। और इसी तरह से अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम उसकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को जहन में रखते हुए, ठीक है ना, हम इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देखेंगे अभी। तो बहुत सारे लोगों ने जिस वक्त बेंजीन डिस्कवर हुआ था उसके बाद से लेकर बहुत अरसे तक, सालों तक ये मसला चलता आया कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए। तो पहले कुछ ओपन स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए लेकिन वो स्ट्रक्चर फेल हो गए। तो कैसे फेल हुए हमने इस बात को देखना है। तो भाई अगर आप लोग देखते हैं ना कि यहां पर आपके पास क्या है, C6H6 है। तो इस फार्मूले को देखकर हमें ये लगता है कि यार यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल आपके पास हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना कंपाउंड सैचुरेटेड होता है। जितने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे तो अल्कीन बन जाएगा, फिर अल्काइन बन जाएगा। इधर भी तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कम है। तो इस फार्मूले को जहन में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो हाईली अनसैचुरेटेड बनेगा। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ ओपन स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए थे लेकिन वो आपके पास फेल हो गए। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर थे हमने देखना है। ओपन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, ओपन स्ट्रक्चर्स फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए कौन कौन से ओपन स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था बच्चों आपके पास 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देते हैं तो इसके इधर आपके पास एक हाइड्रोजन आएगा, इधर 4 पूरे हैं क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है ना, तो हमने 4 बॉन्ड इसके पूरे करने हैं। तो यहां पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे लेकिन यहां पर आपके पास 1 हाइड्रोजन आएगा। तो 4 हाइड्रोजन, 5 और 6 हाइड्रोजन, और 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन की वैलेंसी बिट सेटिस्फाई हो रही है और बॉन्ड भी इसके पूरे हैं। तो लिहाजा आपके पास ये एक स्ट्रक्चर प्रोपोज किया गया कि भाई आपके पास पॉसिबल स्ट्रक्चर ओपन चेन में एक ये वाला पॉसिबल, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों अगर आप लोग देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन सकता है, सी 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 और आपके पास 1 2 3 4 5 और आपके पास 6। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, यहां पर भी लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, और यहां पर हम लगा देते हैं CH3, 3 हाइड्रोजन हम यहां पर लगा देते हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन, और कार्बन भी कितने हैं आपके पास, 6 कार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब दूसरा जो स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए प्रोपोज किया गया था वो ये वाला स्ट्रक्चर है। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर प्रोपोज हम कर सकते हैं बेंजीन के लिए जिसमें आपके पास कार्बन 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 और कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक आपके पास 6। अब हम क्या करते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड मिडिल में लगा देते हैं और 2 डबल बॉन्ड आपके पास टर्मिनल पोजीशन पे लगा देते हैं और बाकी हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो आपके पास इधर क्या है, 2 बॉन्ड है, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन कम है, लिहाजा यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। फिर आपके पास 1 2 3 1 हाइड्रोजन इधर लगेगा। फिर इसी तरह से आपके पास 4 पूरे हैं इसके, 1 2 3 इधर 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो आपके पास 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, तो C6H6 फिर से आ जाएगा। तो तीसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है ओपन चेन में वो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है। तो लिहाजा ये तीनों स्ट्रक्चर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उस फार्मूले को जहन में रखते हुए जो कि C6H6 है, इसके लिए आपके पास 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम इन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर आपके पास पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, अनसैचुरेशन है। यहां पर भी पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। इधर पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। मतलब इन स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर बेंजीन के ये वाले स्ट्रक्चर होंगे तो बेंजीन आपके पास हाईली अनसैचुरेटेड होगा और हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। मतलब इन स्ट्रक्चर को देखते हुए यहां पर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इधर भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इधर भी आपके पास पाई बॉन्ड है तो यहां पर भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इधर भी आपके पास पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमें इन स्ट्रक्चर को देखकर ये आइडिया मिलता है कि भाई ये कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड है, लिहाजा ये आपके पास क्या होंगे, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दीज स्ट्रक्चर आर हाईली अनस्टेबल। मतलब बेंजीन क्या होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए। बेंजीन क्या होगा आपके पास, हाईली अनस्टेबल होगा। और जब आपके पास अनस्टेबल है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इसमें पाई बॉन्ड है तो इसमें एडिशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों देखा गया कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर थे आपके पास बेंजीन के, ये रूल्ड आउट हो गए, ठीक है, ये फेल हो गए क्योंकि
ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुए। तो क्यों फेल हुए, ऑब्जेक्शंस क्या थी, ठीक है, रीजन क्या थी जिसकी वजह से ये फेल हो गए। मतलब अगर हम इन स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास बेंजीन है वो क्या है, आपके पास अनस्टेबल है, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल है। मतलब क्या होना चाहिए, बेंजीन के अंदर चूंकि पाई बॉन्ड आपको यहां पर नजर आते हैं, तो आपके पास एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में बेंजीन को देखा गया तो वो नॉर्मल कंडीशन में कोई एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। कोई सीवियर कंडीशन में जाके हम एडिशन कर सकते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब कैसे नहीं पॉसिबल थी। अब देखो अल्कीन अल्काइन को जब भी हम देखते हैं ना, तो वो आपके पास एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हम अल्कीन के साथ अगर ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं, तो आपके पास जो ब्रोमीन वाटर का रेड कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि यार ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से आप अल्काइन का रिएक्शन करोगे, तो अल्काइन के रिएक्शन में भी आपके पास Br2 कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मतलब ब्रोमीन का जो रेड कलर है इसमें ऐड होने की वजह से वो डीकलराइज हो जाता है, रेड कलर उसका डिसअपियर हो जाता है। मतलब ये अल्कीन के साथ ब्रोमीन रिएक्शन शो करता है, सिंपल अगर हम बात करें तो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर, अगर इसी कंडीशन पर जो आपके पास एक्चुअल में बेंजीन है, जब इसके साथ हम Br2 का रिएक्शन करते हैं, तो चूंकि ये भी अनसैचुरेटेड है ना, जो कि हमने इसके लिए प्रोपोज स्ट्रक्चर देखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कलर भी आपके पास डिसअपियर होना चाहिए, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं शो करता। इसी तरह से KMnO4 जिसको हम बियर टेस्ट बोलते हैं, वो भी बेंजीन नहीं शो करता। तो उससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि यार जो बेंजीन है आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड है, नॉर्मली एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम बेंजीन एक्चुअल में देखते हैं, तो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन इनको देखा जाए तो आपके पास 3 आइसोमर बन सकते हैं, 3 तरह के आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब यहां पर हम कोई ग्रुप ऐड कर सकते हैं, फिर इसी तरह से यहां पर कोई ग्रुप ऐड हो सकता है, ठीक है ना, फिर इसी तरह से आपके पास इधर कोई ग्रुप ऐड हो सकता है। तो मतलब आपके पास 3 तरह के आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन बेंजीन आपको सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो हम इसको नहीं मानते हैं कि भाई वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये जितने भी आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं, बेंजीन की जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से ये वाले स्ट्रक्चर हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो लिहाजा दीज आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स बिकॉज दीज स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, जो एक्चुअल बेंजीन की प्रॉपर्टीज है। तो लिहाजा इन तमाम फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बेंजीन के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रोपोज किया गया। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या था, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रोपोज किए, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए, जिसमें हम सिर्फ फिलहाल एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाद में जब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, रेजोनेंस की तरफ जाएंगे, तो वहां पर मैं सारे स्ट्रक्चर को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल हम सिर्फ केक्यूल स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो इन स्ट्रक्चर में ज्यादा सुटेबल स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रोपोज किया गया। वो क्या था आपके पास, साइक्लिक आर रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, साइक्लिक आर रिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों अभी हमने इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा, उसने उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि यार बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो साइक्लिक हो सकता है। तो साइक्लिक में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रोपोज किए गए, उनमें से आपके पास 1865 में केक्यूल एक साइंटिस्ट था, जिसमें आपके पास एन 1865 इसने एक स्ट्रक्चर प्रोपोज किया जो आपके पास साइक्लिक था, जो आपके पास क्या था, साइक्लिक था, ठीक है ना। और आपके पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसमें हर कोने में आपके पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद होंगे। हर कोने में आपके पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। मतलब इसने कहा कि आपके पास ये रेगुलर हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन में हर कॉर्नर पे आपके पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, इस तरह से, ठीक है ना। और हर कार्बन के साथ उसने कहा कि एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है ना, इस तरह से। और चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो उसने कहा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे।
उसने कहा कि अगर आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इधर सिंगल होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल, फिर आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो बेंजीन का जो फार्मूला है वो C6H6 आपके पास दिखता है। इसकी भी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस थी जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस थी उसको भी हमने देख लेना है। लेकिन फिलहाल जो बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए उसमें जो सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर था वो ये वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, उसने बाद में फिर इस पे ये इतराज किया गया था कि भाई यहां पर दो आर्थो पोजीशन पॉसिबल है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर है तो दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर हो सकता है। मतलब एक स्ट्रक्चर अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये एक स्ट्रक्चर है तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये भी बन सकता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहां पर है तो यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा और यहां पर होगा, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। तो बाद में इस बंदे ने ये कहा कि यार दरअसल जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो रेजोनेट करते रहते हैं, वो ओसिलेट करते रहते हैं, वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, लिहाजा इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड आपके पास इस पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड है और ये आपके पास रेजोनेट करते रहते हैं। तो अगर इन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो क्यूल स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर ये भी आपके पास फेल हो जाता है, पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर से जो सबसे मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम इसको मानते हैं। तो बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी थे, ठीक है ना। नील स्ट्रक्चर था, इसी तरह से आपके पास दीवार स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, लिंडबर्ग स्ट्रक्चर था, और इन तमाम स्ट्रक्चर में से आपके पास जो सुटेबल स्ट्रक्चर है वो आपके पास कीक्यूल स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से बच्चों आपके पास बेंजीन डिस्कवर हुआ था और करते करते हम इसके स्ट्रक्चर तक पहुंचे थे और आपके पास स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में सालों लग गए थे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने बेंजीन को पढ़ा, स्पेशली हमने डिस्कवरी की बात की कि बेंजीन आपके पास डिस्कवर कैसे हुआ, ठीक है। हमने किस बात की, डिस्कवरी की बात की कि भाई आपके पास बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ। तो बेंजीन सबसे पहले माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था 1825 में वेजिटेबल ऑयल से। उसके बाद आपके पास दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने 1834 में डिस्कवर किया, बेंजीन को आइसोलेट किया, ठीक है ना, बेंजाइन गम से, और उसके बाद सब्लिमेशन के थ्रू उससे उसको बेंजोइक एसिड मिला। बेंजोइक एसिड से उसने बेंजीन को डिराइव किया और उस रिस्पेक्ट में उसको बेंजीन का नाम दिया गया। उसके बाद हाफमैन ने 1845 में कोल तार से इसको आइसोलेट किया। फिर उसके बाद हमने वेपर डेंसिटी मेथड को यूज किया। वेपर डेंसिटी मेथड को यूज करते हुए हमने क्या किया, उसका मोलर मास फाइंड किया या मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, जिसके अकॉर्डिंग उसका जो मोलर मास आया था वो 78 N2 आपके पास 108 इसका मोलर मास आया था। फिर हमने कंबशन एनालिसिस के थ्रू हमने क्या किया, इसका एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया। तो एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या था, CH था। हमने इस एम्पेरिकल फार्मूले को यूज करके n की वैल्यू निकाली, जिसमें आपके पास ये मोलर मास ये रखेंगे और 13 इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास है। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो इस n की जो आपके पास वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 के बराबर है। और इसी को हमने यूज करते हुए क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन किया जो कि आपके पास CH है। तो इसी तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C6 और आपके पास H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के बाद हमने इसके स्ट्रक्चर की तरफ गए। तो स्ट्रक्चर को जब हमने देखा तो पहले इसके लिए ओपन स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए, लेकिन वो सारे स्ट्रक्चर फेल हो गए क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी बेंजीन की जो वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उस वजह से इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए, अपने अपने स्ट्रक्चर दिए, जिसमें जो सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर था वो आपके पास कीक्यूल का स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, जो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना है और एक एक पॉइंट को आप लोगों ने देखना है। थैंक यू वेरी मच, और लिखना भी है।